हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के इतिहास में पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन में है कि जर्मनी एवं इटली वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, इसका आंसर होगा यूरोप में। ठीक है, क्या होगा जी? यूरोप। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से हुई। तो राष्ट्रवाद की अवधारणा का जो जन्म हुआ था फ्रांस की क्रांति। जब फ्रांस की क्रांति हुई थी उसी के घटना से क्या हुआ था? राष्ट्रवाद जन्म लिया था। ठीक है, फ्रांस की क्रांति की ही देन है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है। तो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनरी संगठन से था। किससे था जी? कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि मेजनी ने 1834 में किस संस्था की स्थापना की। तो इसका आंसर हो जाएगा यंग यूरोप। ठीक है, ऐसे भी पूछता है यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था। तो मेजनी ने। कब किया था? 1834 में। ठीक है, तो पूछा है क्या? मेजनी ने 1834 में किस संस्था की स्थापना की थी। तो यंग यूरोप की। आगे देखिए, अगला है, देखिए पूछिए यहाँ कि यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो मेजनी ने किया था। ठीक है, यंग यूरोप संस्था का गठन किसने किया था? मेजनी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखिए, अगला है कि इटली एवं जर्मनी का विरोधी देश कौन था। तो इटली और जर्मनी के विरोधी जो देश था वो था ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया ही नहीं चाहता था कि किसी भी देश का एकीकरण हो। ठीक है, एक मिलजुल कर रहे, क्योंकि यह क्या कर दिया था कि बहुत सारे देशों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के रखा था ताकि उस पर अपना सत्ता स्थापित की जा सके। आगे देखिए, अगला में है कि जुलाई 1830 की फ्रांस की क्रांति के बाद किस वंश को गद्दी सौंपी गई। तो जब जुलाई 1830 की फ्रांस की क्रांति हुई थी तो इस समय जो है इस समय एरलेंस वंश की सत्ता को सौंपी गई थी। एरलेंस वंश। ठीक है, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी। आगे देखिए, जालवेरिन किसकी संस्था थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। किसकी संस्था थी जी? व्यापारियों की। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था। तो वियना कांग्रेस हुआ था 1815 ईस्वी में। कब हुआ था जी? 1815 ईस्वी में। अगला है कि नेपोलियन संहिता या कोड किस वर्ष लागू किया गया। तो नेपोलियन संहिता कोड वो लागू हुआ था 1804 ईस्वी में। 1804 ईस्वी में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की। तो वियना कांग्रेस की जो अध्यक्ष बना था वो मेटरनिख बना था। कौन बना था जी? मेटरनिख। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिख कौन था। तो मेटरनिख जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। कहाँ का था जी? ऑस्ट्रिया का चांसलर। इसको याद ही कर लीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है, पूछता है परीक्षा में। मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो 1829 में एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो तुर्की के साथ हुई थी। किसके साथ हुई थी जी? तुर्की के साथ। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। तो मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य था कि पुरातन व्यवस्था यानी पहले की व्यवस्था की स्थापना, जैसे पहले था राजतंत्र उसी तरह से स्थापना की जाए। अगला देखिए, अगला में है कि कोसुत एवं फ्रांसिस डिक नामक क्रांतिकारी किस देश के थे। कोसुत और फ्रांसिस है ना जी। तो कोसुत और फ्रांसिस जो दो नामक क्रांतिकारी थे वो थे आपका हंगरी के। कहाँ के थे जी? हंगरी के। ठीक है, हंगरी देश है जिसका राजधानी है बुडापेस्ट। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में देखिए कहिए दिया कि हंगरी की राजधानी कहाँ है। तो हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट है। कहाँ है जी? बुडापेस्ट।
चलिए आगे देखिए। अगला है कि महान कवि लॉर्ड बायरन कहाँ के रहने वाले थे? तो लॉर्ड बायरन जो थे वो रहने वाले थे आपका इंग्लैंड के। कहाँ के रहने वाले थे जी? इंग्लैंड के। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आगे देखिए। किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती है? किसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी हो जाती है? तो इसका आंसर होगा मेटरनिख। कौन कहा था जी? मेटरनिख ने कहा था। मेटरनिख का कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप को खांसी हो जाती है। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन जैसा कि है कि कार्ल मार्क्स का कानून किसने लागू किया था? तो कार्लवाद का जो कानून था वो लागू किया था मेटरनिख। किसने लागू किया था जी? मेटरनिख ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला देखिए। अगला है यूरोपीय सभ्यता का पालक किसे कहते हैं? तो यूरोपीय सभ्यता का जो पालक कहा जाता है उस यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन में है कि सेडवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो सेडवा का युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में। किसके बीच हुआ था जी? ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में। अगला देखिए। काउंट काउर की मृत्यु कब हुई थी? तो काउंट काउर की मृत्यु जो हुई थी 1862 ईस्वी में हुई थी। 1862। अगला देखिए क्वेश्चन। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। क्या था जी? नाविक। अगला देखिए। अगला में है कि वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस वंश की सत्ता को स्थापित किया गया? पुनर्स्थापना मैंने किया गया। तो वियना कांग्रेस के जो द्वारा है फिर से बुर्बो वंश के सत्ता दे दी गई थी। ठीक है। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि लुई फिलिप ने 1840 में किसे अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया था? तो जो लुई फिलिप था वो अपना प्रधानमंत्री गीजो को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? तो जी गीजो को। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि 1832 में स्वतंत्र यूनान के राजा कौन बना? तो इसका आंसर होगा ओटो। कौन बना था जी? ओटो। ठीक है। कब बना था? 1832 में। कहाँ के? यूनान का। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में है कि वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में पुरातन व्यवस्था लागू करने के लिए किसे राजा नियुक्त किया गया? ठीक है। कि वियना कांग्रेस के बाद, जब वियना कांग्रेस कब हुआ था? 1835 में 1815 में। तो वियना कांग्रेस के बाद फ्रांस में पुनर्व्यवस्था लागू करने के लिए किसे राजा बनाया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, लुई 18वां को। किसको बनाया गया था जी? लुई 18वां को। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि वर्ष 1853 से 54 के क्रीमिया युद्ध में संयुक्त सेना के साथ किसने दिया था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, कावूर ने दिया था। किसने दिया था जी? कावूर। अगला देखिए क्वेश्चन। अगला में है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किया था बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क। अगला देखिए। अगला है कि लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती सेना का गठन किया था गैरीबाल्डी ने। किसने किया था जी? गैरीबाल्डी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में है कि बिस्मार्क प्रसा का प्रधानमंत्री किस वर्ष बना था? तो जो बिस्मार्क था प्रसा का प्रधानमंत्री जो बना था वो 1864 ईस्वी में बना था। 1864 ईस्वी में। चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि किस संधि के द्वारा जर्मनी एवं इटली का एकीकरण पूरा हुआ? तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। किस संधि द्वारा जी? फ्रैंकफर्ट की संधि। चलिए अगला क्वेश्चन में है कि एकीकरण के पश्चात जर्मनी का सम्राट कौन बना? तो एकीकरण के पश्चात जो जर्मनी का सम्राट बना था वो विलियम वन था। कौन था जी? विलियम वन। चलिए अगला क्वेश्चन में है कि कार्बोनरी का संबंध किससे है? तो मेजनी से। अगला देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा?
तो यूनान के लिए, किसके लिए जी? यूनान के। आगे देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है कि हितैरिया फिलाइक एक संस्था थी। तो हितैरिया फिलाइक एक संस्था है, राष्ट्रवादी संस्था है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि टीपू सुल्तान शासक थे, तो मैसूर का शासक थे। टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे जी? मैसूर का। आगे है कि स्वर्णिम मध्यम वर्गीय नीति किसने लागू किया था? तो स्वर्णिम मध्यम वर्गीय जो नीति लागू किया था वो लुई फिलिप लागू किया था, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि 1870 में फ्रांस प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 1870 में जो फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था वो हुआ था सेडौन में। सेडौन का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच। अगला है कि भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? तो भारत में जैकोबिन क्लब की स्थापना जो किया था वो टीपू सुल्तान किया था। किसने किया था जी? टीपू सुल्तान। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनान के स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो यूनान में जो थे स्वतंत्रता के आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे अलेक्जेंडर चिपस्लांटी, ठीक है, अलेक्जेंडर चिपस्लांटी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा गया है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा गया है। जर्मनी के संसद को क्या कहते हैं? तो जर्मनी के संसद को डायट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? डायट। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? तो फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर हुआ था 1871 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। अगला में है कि जर्मनी का एकीकरण किस राज्य के नेतृत्व में हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण जो हुआ था वो प्रसा के नेतृत्व में हुआ था। किसके नेतृत्व में जी? प्रसा के नेतृत्व में। आगे देखिए, ब्रूसेनसेफ्ट किसकी राष्ट्रवादी भाषा थी? तो ब्रूसेनसेफ्ट जो थी वो शिक्षक और छात्र की राष्ट्रवादी भाषा थी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि काउंटर कानून को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर? काउंट काउर है जी, कानून नहीं है, गलती लिखा है। काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन में है कि गैरीबाल्डी की जीवनी किस भारतीय ने लिखी? तो गैरीबाल्डी की जो जीवनी लिखी थी लाला लाजपत राय ने लिखी थी। लाल दिया है, लाला लाजपत राय। आगे है कि श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्र का वृक्ष किसने लगवाया था? तो श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्र का वृक्ष जो लगवाया था वो टीपू सुल्तान लगवाया था, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, क्रीमिया युद्ध कब हुआ था? तो जो क्रीमिया युद्ध हुआ था वर्ष 1853 से 54 के बीच में चला था। अगला है कि इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है? तो इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी? मेजनी को। अगला देखिए, अगला में है कि जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? ठीक है, वास्तुकार मैंने किसने ज़्यादा रोल निभाया? तो जर्मनी के एकीकरण का वास्तुकार जो था वो था बिस्मार्क। किसने था जी? कौन था जी? बिस्मार्क। बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था, ठीक है, और योग्य सेनापति था। अगला देखिए, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में आपका जो संबंध नहीं आएगा बिस्मार्क के, क्योंकि बस बिस्मार्क कहाँ के था जी? बिस्मार्क जर्मनी के शायद था। आगे देखिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? ऑस्ट्रिया था, ठीक है, ऑस्ट्रिया ही नहीं चाहता था कि दोनों एक में मिल जाए। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क था, ठीक है, बिस्मार्क। आगे देखिए, इटली के एकीकरण के में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो इटली के एकीकरण में, इटली के एकीकरण है ना जी, तो इटली के एकीकरण में संबंध नहीं है, तो नहीं के बारे में पूछा है, तो यानी बिस्मार्क का नहीं है, क्योंकि बिस्मार्क का जर्मनी से है। आगे देखिए, अगला में है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में जो शासन स्थापित हुआ वो संवैधानिक राजतंत्र था। अगला है
कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था। तो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी बिस्मार्क को माना जाएगा। किसको जी? बिस्मार्क को। ठीक है, बिस्मार्क के था, जर्मनी के एकीकरण को पूरा करना चाहता था। आगे देखिए 1871 में हुई संधि हुई थी, किसके किसके बीच हुई थी? तो मतलब इसका नाम दिया गया फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।